हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त गुरु गुप्ता और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। और आज सेशन हमारा जो है वो है दोस्तों कंसिडरेशन, दैट इज यूनिट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों? आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट कॉन्सिडरेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर सेशंस, राइट। और फटाफट रिवाइज करेंगे अपन जो है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन को। ठीक है, तो चलिए आ जाइए देखते हैं कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम एग्जाम में बहुत बढ़िया बखूबी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कंसिडरेशन, सबसे पहले आप ये याद रख लें कंसिडरेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो एक है दैट इसका डेफिनेशन, राइट। यस, तो सेक्शन जो है दिमाग में फिट कर लेते हैं आगे, फिर आगे बात करेंगे हम सेक्शन 2D, सेक्शन 10, ठीक है, देन सेक्शन 23, 24, 25, बस खत्म। कंसिडरेशन के लिए आपको इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सेक्शन 2D जो बात करेगा मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड, अगर जैसे मैं बता रहा हूं आप बस उतना दिमाग में रखते रहेंगे दोस्तों, चैप्टर जो है वो आपका इजी होता जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2D बात करता है डेफिनेशन की, सेक्शन 10 बात करता है, आपको याद ही होगा, वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 23, 24, 25 ये बात करते हैं लीगल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट की, है ना, कि कंसिडरेशन हमारा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, पर्पस है, वो भी जो है वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये देखते हैं। ठीक है, एक काम करें क्या, अपन जो पहले सेशन पे पढ़ाया था आपको, फटाफट से उसको रिवीजन ले लेते हैं, है ना। तो चलिए आज एकदम फटाफट से रिवीजन लेते हैं उसका। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फटाक से अपन रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, एग्रीमेंट प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या था, अंडरस्टैंड द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर प्लस विलिंग टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रोमिसर, है ना। देन प्रॉमिस का मतलब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बताया था, प्रपोजल का मतलब सिग्निफाई विलिंग टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्लस इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट। तो क्रक्स में हमने सभी कुछ कवर कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज क्या होना चाहिए, सिग्निफाई विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू विद इंटेंशन टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस, एक्चुअल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए, राइट। ओके, देन इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीजें देता है, राइट्स भी देता है, लीगल ऑब्लिगेशन भी देता है। राइट्स दो तरीके से थी, जैसे इन पर्सनम और जैसे इन रेम। ठीक है, तो ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स फिर सेकंड आ जाता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड, राइट। ओके, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड यस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे पास, वैलिडिटी वाइज, फॉर्मेशन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, इंग्लिश लॉ वाइज। ओके, तो यहाँ पे वैलिडिटी में अगर देखें तो वाइड एग्रीमेंट था, वाइड कॉन्ट्रैक्ट था, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट था। परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो यूनिलेटरल एंड बायलेटरल किसका था दोस्तों, यस इसका एग्जीक्यूटिव का, राइट। यस, ओके, देन इसके बाद सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे हो गए। तो समरी ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यस तो हमने दिया हुआ है वाइड एग्रीमेंट, मतलब जो शुरू से ही वाइड है, चाहे या तो ऑफर उसका इनवैलिड हो या एक्सेप्टेंस इनवैलिड हो या कंसिडरेशन हो, उस केस में वाइड एग्रीमेंट था। ठीक है, और कुछ सेक्शन जो है द 26, 27, 28, 29, 30, ये जो 5 सेक्शंस हैं, राइट, ये वाइड एग्रीमेंट के एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स। वाइड कॉन्ट्रैक्ट
ओके, वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले वैलिड था बट बाद में क्या हो गया, वाइड हो गया। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जो है, राइट, हम बाद में कैंसिल करते हैं अगर, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इलीगल, जिसका पर्पज ही क्या हो, इलीगल हो, अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी हो, या जो प्रोविजनल ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा हो, उसको इलीगल एग्रीमेंट बोलेंगे। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनको हम कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, सू ही नहीं कर सकते, प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो बाय ओरल और बाय राइटिंग है, इंप्लाइड बाय एक्ट है। ओके, क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ना भी बनाओ बट फिर भी वहां पे ऑब्लिगेशंस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टी ने अपना अपना पार्ट जो है, अपना अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो परफॉर्म कर लिया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, यस, या तो दोनों पार्टी ने अभी तक अपना जो ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना किया, या तो उन दोनों में से किसी एक ने कर लिया, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, राइट। यस, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे यस क्या होता है, तो जहां पे सील की जरूरत पड़ती है, जहां पे ठप्पों की जरूरत पड़ती है, स्टैम्प की जरूरत पड़ती है, राइट, जैसे सील डीड हो गया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट बचा क्या था, हाँ, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया, यस, जो हम बना रहे हैं अदर देन द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में कवर कहलाएंगे, राइट। मैंने ओरली बोल दिया या बाय रिटन बोल दिया, बाय एक्ट कर दिया, ये सब सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, नाउ खत्म हो गया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 को देख लेते हैं फटाक से। ऑफर, ऑफर क्या बोलता है दोस्तों, यस, ऑफर की डेफिनेशन क्या थी, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, राइट। विलिंगनेस टू डू मतलब कुछ करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब ना करने के लिए, कोई अगर आप ऑफर दे रहे हो तो, ठीक है। विद अ व्यू टू मतलब किस तरीके से ऑफर दे रहे हैं कि उसका हम इंटेंशन जो है, एक्सेप्टेंस जो है वो ले सके, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यस, हाउ टू मेक एन ऑफर, ठीक है, बाय एक्सप्रेस और बाय इम्प्लाइड, और एक्सप्रेस वे पे या इम्प्लाइड वे पे कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस वे पे या इम्प्लाइड वे पे होगा। ओके, किसको ऑफर दिया जा सकता है, स्पेसिफिक ऑफर किसी इंडिविजुअल को या पूरी पब्लिक को, ठीक है। नेक्स्ट, समरी ऑफ वैलिड ऑफर, ये सारी चीजें कल हमने बता दी थी, एक बार फटाक से जॉट डाउन कर लेते हैं सारे पॉइंट को। डिफरेंट फ्रॉम अ मियर डिक्लेरेशन, सिर्फ इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ऑफर इज डिफर फ्रॉम इंटेंशन ऑफ ऑफर, बराबर है। इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर इज आल्सो डिफर फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। तीसरा, ऐसा ऑफर देना चाहिए कि सामने वाले का इंटेंशन मुझसे ले सके, जैसे विल यू बाय माय कार रादर देन आई वांट टू सेल माय कार, करेक्ट। ओके, इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशंस होना चाहिए, राइट, यस, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए, ऑफर जो है डेफिनेट होना चाहिए, कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, ओके, ऑफर का एसेंट आ जाना चाहिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि भैया आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया, या आपने कम्युनिकेट, आपने अपना कम्युनिकेशन नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि डीम टू बी एक्सेप्टेंस, नहीं, साइलेंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी एज अ डीम्ड एक्सेप्टेंस, राइट। मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, सिर्फ प्राइस बता देना जो है वो ऑफर नहीं होता है, क्लियर, यस, ये सारे पॉइंट थे यहाँ पे। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म, जो भी आपके स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप कम्युनिकेट कर दे। हो गया, खत्म हो गई बात। टेंडर में दो ये थी, एज अ डेफिनेट टेंडर, एज अ स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है, एज अ डेफिनेट ऑफर, एज अ स्टैंडिंग ऑफर। जो लंबा चलता है वो स्टैंडिंग ऑफर है, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए है वो डेफिनेट ऑफर है। अभी ज्यादा टेंडर पे अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, अदरवाइज जो है टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा इस पे, ठीक है। ओके, चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर हमने बता दिया था, यस, दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता नहीं था ऑफर के बारे में, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को ऑफर जो है वो दे दिया था। एक्सेप्टेंस सेम वे पे आ गया, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, राइट, यस। तो who can accept the offer, who to make an how to make an acceptance, what are the valid rules as to the acceptance, तो who can accept the offer, तो जिसको ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, राइट, यस। हाउ टू मेक एन एक्सेप्टेंस, यस, कैसे आप एक्सेप्टेंस बनाओगे, कम्युनिकेट करके, बराबर है क्या, यस। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेस या तो हमने बताया कम्युनिकेट करके, तो बाय वर्ड या स्पोकन बाय इंप्लाइड, बराबर है, ओके। जैसे आप ऑफर कर रहे हैं वैसे ही आप एक्सेप्टेंस भी करोगे। चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है, लीगल रूल्स एज टू एक्सेप्टेंस। ओके, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग ऑफर इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। थर्ड हो गया कम्युनिकेशन। फोर्थ हो गया एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रीसीडेड टू ऑफर, राइट, टाइम लिमिट है। ओके, साइलेंस शैल नॉट अमाउंट टू डीम्ड एक्सेप्टेंस। बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस बाय हुम, जिसको हमने यस ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टेंस टू हुम, किससे लेना है, जिसको हमने ऑफर दिया उसी से लेना है, तीसरे से नहीं लेना है, राइट, यस।
प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर आपने प्रिस्क्राइब किया हो तो प्रिस्क्राइब मोड पे आना चाहिए, अदरवाइज यूजुअल मोड पे चलेगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, इंटेंशन ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल टर्म्स एंड कंडीशन, राइट। तो जो भी प्रपोजर ने टर्म्स एंड कंडीशंस दिया वो पूरा होना चाहिए। ओके, टिप्स इसका था एक्सेप्ट्स बाप का इंटेंशन, राइट। यस, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो टिप्स दी गई है, राइट, तो ये इस हिसाब से दी गई है कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रहे। जैसे देखो, ए फॉर क्या हो गया, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सी फॉर क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग ऑफर इन प्रिस्क्राइब मोड। ओके, सी फॉर क्या हो गया, कम्युनिकेशन। ई पी फॉर क्या हो गया, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रोसीडेड टू ऑफर, राइट। टी फॉर क्या हो गया, टाइम लिमिट। एस फॉर क्या हो गया, साइलेंस शैल नॉट अमाउंट डीम्ड एक्सेप्टेंस। बी फॉर क्या हो गया, बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। ए फॉर क्या हो गया, एक्सेप्टेंस बाय हुम। ए फॉर acceptance to whom. P for prescribed oblique usual mode of acceptance, and intention मतलब intention of accepted to fulfill terms and conditions, right। तो legal rules as to acceptance है। चलिए, ओके, वैलिड एक्सेप्टेंस समरी हमने ये कवर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, now this point is also important, agreement to agree in future। नाउ ये क्या बोलता था, एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाते हो फ्यूचर में परफॉर्म करने के लिए, वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ओके, ये सेक्शन 3, 4, 5 कवर कर लिया था। यस, सेक्शन 3 में हमने कवर किया था मोड ऑफ कम्युनिकेशन, याद है। यस, कि ओरली होगा, या तो रिटन होगा, या तो बाई एक्ट होगा, बराबर है क्या। अच्छा, कम्युनिकेशन, इसको एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट कब होता है, प्रपोजल ऑफर कम्युनिकेट कब होता है, जल्दी बोलो फटाफट से। ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है, when it comes to the knowledge of the acceptor, right। yes, ये लिखा है when it becomes to the knowledge of the person to whom it is made। okay, communication of acceptance कब कंप्लीट होगा, तो प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, yes, when promisee, right, when promisee send the acceptance letter to the right proposer, right। ये देखो लिखा है when it is put in the course of transmission to him, बराबर है। अच्छा, एक्सेप्टर के लिए कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, when it comes to the knowledge of to the proposer, बराबर है। यस, तो ये जो नीचे की दो डेट बताई थी मैंने वो यहाँ पे आ गई। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है बताओ जरा फटाफट से। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये इधर पे प्रपोजर हो गया, ये प्रोमिसर हो गया एंड प्रोमिसी हो गया। प्रोमिसर के लिए, प्रोमिसर को अगर अपना जो है ऑफर रिवोक करना है, राइट। यस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट, कब कंप्लीट होगा दोस्तों बताओ जरा फटाफट से। ऑफर का रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, यस, एट एनी टाइम बिफोर promisee sends letter to the promiser, right। yes, और acceptance का revocation कब complete होता है दोस्तों when revocation letter can be sent at any time before communication of acceptance gets completed as against acceptor। I hope I am clear or not clear। yes, पिक्चर क्लियर है। yes, तो व्हेन, हाँ, तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन भी वही कंप्लीट होगा व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू पर्सन टू हुम इट इज मेड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। हु मेक्स इट मतलब कौन हो गया दोस्तों, ये हो गया यहाँ पे प्रपोजर, और ये कौन हो गया यहाँ पे एक्सेप्टर। तो प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट होगा, जल्दी बोलो फटाफट से। प्रपोजर के लिए कब कंप्लीट होगा, जब एक्सेप्टर ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया हो। एम आई राइट और नॉट, यस। और एक्सेप्टर के लिए रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, जल्दी बोलो फटाफट से। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब क्या हो गया, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। तो जब भी एक्सेप्टर के, राइट, जब भी सॉरी प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगा एक्सेप्टेंस लेटर, उस समय जो है एक्सेप्टेंस का क्या हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस ये टेक्निकली अगर नहीं भी याद किया तो सिंपल सा आपको मैंने बता दिया, दो डेट याद रख लेना। इधर वाला डेट प्रोमिसी वाला, एक प्रोमिसर वाला डेट। प्रोमिसी वाला डेट क्या होएगा, प्रोमिसी वाला डेट किसके लिए है, ऑफर लेटर को रिवोक करने के लिए। और प्रोमिसर वाला जो एक्सेप्टेंस वाला लेटर वाला डेट है वो किसके लिए है, एक्सेप्टेंस लेटर को रिवोक करने वाला ड्यू डेट, बराबर है क्या। यस, चल नेक्स्ट पॉइंट। चलो ये सब हो गया, आगे चलते हैं। ये सब कवर कर लिया था राइट कल।
ओके व्हेन ऑफर कम्स टू एन एंड, यहाँ पे बताया था नोटिस ऑफ रिवोकेशन आ जाए, टाइम लैप्स हो जाए, कंडीशन नॉट फुलफिल्ड हो, डेथ इंसैनिटी, काउंटर ऑफर, इसका भी टिप्स हमने दिया है, आप टिप्स लिख लें। आंटी की सीडी सीएम ले गया, तो आंटी का एन, एन फॉर क्या हो गया, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, टी फॉर टाइम लैप्स हो गया। ओके देन इसके बाद सी फॉर कंडीशन नॉट फुलफिल्ड बाय ऑफरी, डी फॉर डेथ इंसैनिटी ऑफ ऑफर, सी फॉर काउंटर ऑफर, एम फॉर है दैट इज मोड, एंड ले मतलब लॉ चेंज्ड, खत्म। राइट इस टिप्स इसलिए दे रहा हूं कि अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, अगर याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी के साथ हमारा ये जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू व्हाट, कंसिडरेशन पार्ट। ठीक है, तो देखिए जस्ट 5-10 मिनट में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया रिवीजन करके। राइट 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ओके ना, अब आते हैं दोस्तों हम कम्युनिकेशन पे, बराबर है। तो कम्युनिकेशन में अगर सॉरी कंसिडरेशन पे, तो कंसिडरेशन में अगर आप देखोगे तो कंसिडरेशन 4 तरीके से होती हैं और 3 समय, 4 चीजें 3 समय, मतलब क्या हो गया 3 समय, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब प्रपोजर अगर ऑफर दे रहा है किसको, प्रोमिसी को, राइट, तो अगर वो कंसिडरेशन दे रही है तो कंसिडरेशन के रूप में वो प्रेजेंट में भी कंसिडरेशन दे सकती है, पास्ट में भी कुछ अगर उसने पहले मतलब पास्ट में अगर उसने कुछ कर दिया हो, राइट, एडवांस में दे दिया, सॉरी एडवांस बोल रहा हूं मैं, दैट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि मेरा सेल करना है, सेल करना है, ठीक है, आज हम सेल करें, आज आपने पैसा दे दिया होगा, करंट प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, मैं सेल अभी कर रहा, बट पैसा आपने एडवांस में दे दिया था, पैसा आपने क्या किया था दोस्तों, एडवांस में दे दिया, पास्ट हो गया, राइट। और फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, तो सेल कर रहा हूं, पैसा आप मेरे को फ्यूचर में देने वाले, तो क्रेडिट सेल, राइट, तो एडवांस सेल भी कवर है इसमें, ओके, एग्जिस्टेड सेल भी कवर है एंड फ्यूचर सेल भी कवर, तीनों सेल यहाँ पे कवर होंगे, राइट। अच्छा, कंसिडरेशन के रूप में आप क्या मांग सकते हो प्रोमिसी से, नंबर 1 भाई मैं तुमको लैपटॉप दे रहा पर तुम मेरा ये काम करके दे दो, तो एक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा आ गया रिटर्न प्रॉमिस, मतलब मैं वादे पे वादा, मैंने आपसे एक वादा किया, आप उस पे एक वादा कर लो, राइट, तो मैं अपना वादा परफॉर्म कर लूंगा, आप अपना वादा परफॉर्म कर लेना, राइट। मैं आपको पैसे दे रहा, आप किसी का मर्डर कर दो, कंसिडरेशन है बट वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, एब्सोल्युटली। अभी मैं सिर्फ कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं, लॉफुल है या इलीगल कंसिडरेशन है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रिटर्न प्रॉमिस हो गया। थर्ड हो गया डोंट डू इट, मैंने आपको पैसा दिया और मैंने बोला आप ये बिजनेस मत करो, तो यस ये भी कंसिडरेशन है, राइट। ओके, देन इसके बाद डोंट डू इट, एंड चौथा हो गया अगर आप काम कर रहे हो तो आप उसको रोक दो, फॉर बियरेंस ऑफ एक्ट। आ रहा है बात समझ में, यस फॉर बियरेंस ऑफ एक्ट। तो 4 चीजें कवर है, एक्ट, रिटर्न प्रॉमिस, एब्सटेनेंस, फॉरबियरेंस। ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको ये वर्डिंग्स जो है, लीगल वर्डिंग्स जो है वो याद रहे। कंसिडरेशन के लिए लीगल वर्डिंग क्या रहेगी, एक्ट, दूसरा यस पहला तो एक्ट हो गया, दूसरा रिटर्न प्रॉमिस है, आप उनसे रिटर्न प्रॉमिस ले लो, तीसरा जो हो गया दैट इज एब्स्टिनेंस, एंड फोर्थ है दोस्तों फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट। और ये तीनों चीजें जो हैं ये पास्ट के लिए हो, प्रेजेंट के लिए हो या फ्यूचर के लिए हो, राइट, कंसिडरेशन कहलाएगी। पर कब, व्हेन इट कम्स एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है। तो अगर प्रोमिसर की इच्छा अनुसार प्रोमिसी भविष्य में, वर्तमान में, भूतकाल में एक्ट करता है, या रिटर्न प्रॉमिस दे रहा है, एब्स्टिनेंस दे रहा है, या फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट दे रहा है, कॉल्ड एज कंसिडरेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, समझ में आया या नहीं आया, इसी को अगर आप डेफिनेशन में पढ़ोगे तो ये आ जाएगा। और इसी डेफिनेशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में कवर करना है तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, राइट, क्या बोला, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन मतलब क्या हो गया पास्ट, राइट, डूइंग मतलब क्या हो गया करंट, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये फ्यूचर हो गया। तो हैज मतलब पास्ट, ऑलरेडी कर दिया या कर रहा है या करेगा, टू डू, राइट। तो ये तीनों चीजें कवर है, क्या क्या, एक्ट, रिटर्न प्रॉमिस, फॉरबियरेंस ऑफ एक्ट और एब्सटिनेंस, राइट, इज कॉल्ड कंसिडरेशन। समझ में आ गया या नहीं आ गया, यस। तो सिंपल लैंग्वेज में इतना याद रख लेना, ठीक है, यस। तो शॉर्टकट में इसने वही चीज बोली है, एक्ट होना चाहिए, एब्सटेन होना चाहिए,
या एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए, राइट। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो कंसिडरेशन कहां से आना चाहिए, प्रोमिसी से आना चाहिए, एंड कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द वैलिड पॉइंट्स ऑफ द कंसिडरेशन, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच कम्स फ्रॉम द डेफिनेशन। समझ में आ गया या नहीं आ गया दोस्तों, यस, ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आपका कवर हो गया, व्हाट आर द वैलिड पॉइंट्स रिलेटेड टू व्हाट, कंसिडरेशन, तो दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। अब बोलते हैं लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। तो अब अगर आप देखो कि लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन में ना, तो मैक्सिमम ज्यादातर जो पॉइंट है वो आपके डेफिनेशन से ही लिए गए। देखो सबसे पहला क्या बोला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पहला पॉइंट आ गया एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो जो भी कंसिडरेशन प्रोमिसरी देगा वो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए। नंबर 2, ठीक है। मैं ज्यादा डिटेल अभी केस स्टडी में डिस्कस में डायरेक्टली क्वेश्चन में आऊंगा, मैं जस्ट पॉइंट को जॉट डाउन करता चल रहा हूँ। कंसिडरेशन, हाँ ये भी देखो सेकंड पॉइंट था, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यस आना चाहिए। एग्जीक्यूटेड हो या एग्जीक्यूटरी हो, मतलब भूत भविष्य वर्तमान कवर है। अगेन उसी को उस वर्ड में लिख दिया, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब कंसिडरेशन दे दिया हो, एग्जीक्यूटेड मतलब देने वाला हो, ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट, नीड नॉट बी एडिकेट, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे केस स्टडी भी आई हुई है, राइट। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा पेज नंबर है ये, 36 पेज नंबर पे इस पॉइंट पे केस स्टडी आई हुई है। अभी केस स्टडी को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। 26 36 36 आपके आईसीआई मॉड्यूल का ये वाला जो पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं। कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू। मैंने बोला जो मेरा घर है मैं उसको बेचना चाहता हूं, मैंने ऑफर दिया कि भैया विल यू बाय माय हाउस एट ₹10 लाख, ठीक है, ओके। तो मैं 10 लाख के लिए देना चाहता हूँ, वो तो कोई नहीं है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं ले रहा है तो मेरा सपोज मान लो कोई रिश्तेदार था या खास था, खास मित्र था, मैंने उसको बोला ये 10 लाख का घर है, मैं तुमको 1 लाख में दे रहा हूँ। 10 लाख का घर है, मैं 1 लाख में दे रहा हूँ, बताओ जरा फटाफट से, लोगे क्या? बोला हाँ साहब लेंगे। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, घर तो 10 लाख का था, पर मैंने उसको कितने में दे दिया, 1 लाख में, या मान लो 10,000 में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जरा वैलिड कंसिडरेशन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? बोले सर कंसिडरेशन तो एडिकेट नहीं है। कंसिडरेशन क्या नहीं है? बोलो जरा फटाफट से, एडिकेट नहीं, कंसिडर, तो मैं बोलूँ कंसिडरेशन तो है ना, हाँ कंसिडरेशन तो है। और सेक्शन 10 क्या बोलता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है कि भैया क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, वो कभी नहीं बोलता कि एडिकेट होना चाहिए, राइट, यस। तो यहाँ पे कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिकेट, होना जरूर चाहिए। पर मेरी बात ध्यान से समझना, इसी में एक की स्टडी आ गई थी, बोले भैया ये 10 लाख की चीज, बट इसकी कान में बंदूक रख के, कान पे बंदूक रख के, राइट, बोला कि भाई ये 10 लाख की चीज 10,000 में दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। आगे बात समझ में, यस। इन दैट केस में एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 25 मैंने बताया ना, एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 25 बोलता है कि अगर फ्री कंसेंट मिसिंग है, क्या बोला उसने, फ्री कंसेंट मिसिंग है, तो अगर इनएडिकेट कंसिडरेशन, मैंने क्या बोला, वर्डिंग याद रखना, क्या बोला मैंने, इफ, ये शॉर्टकट में आप लिखते चलना, इफ फ्री कंसेंट इज मिसिंग, फ्री कंसेंट इज मिसिंग एंड कंसिडरेशन इज इनएडिकेट, दो कंडीशन में दे रहा हूं, देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनवैलिड। आई होप आई एम क्लियर, यस। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट, या इनवैलिड नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑन, है ना, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है या नहीं है, यस। लेटर ऑन पहले वैलिड था, बट बाद में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, यस बिल्कुल, ओके। तो ये था कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिकेट, सफिशिएंट हो जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत भी रहेगा तो चल जाएगा, बट हैज सम वैल्यू, क्लियर, यस। देन इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। कहने का मतलब क्या बोल रहा है ये, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय ए पर्सन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैन नॉट बी कंसिडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी केस स्टडी आई हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन 37 पे। मैं केस स्टडी का एग्जांपल अभी दे देता हूं मैं, ठीक है। सपोज मान लो किसी का केस चल रहा था और एज अ विटनेस मैंने सपोज मिस्टर एक्स को कोर्ट ने जो है वो बुला लिया कि भाई एज अ विटनेस आप आ जाओ, अपनी आपकी गवाही चाहिए, ठीक है।
अब क्या हुआ, उसको पता नहीं था कि भैया लीगल जो है लीगल नोटिस आई हुई है एज अ विटनेस कि बाबा आप आ जाओ कोर्ट में गवाही देनी है। और उसी बीच में उस मिस्टर एक्स ने उस पार्टी से पैसे मांग ली कि भाई अगर मुझे आपको एज अ विटनेस बुलाना है तो मुझे आप 1 लाख रुपए दोगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, पार्टी को पता नहीं था, पार्टी को पता नहीं था कि कोर्ट ने ऑलरेडी उसको लीगल नोटिस दिए, तो उसने बोला ठीक है मैं 10,000 रुपए 1 लाख रुपए दे दूंगा, तुम मेरे को विटनेस बन के आ जाओ। तो इस केस में समझ में आ गया, इस केस में जो है वो कंसिडरेशन वाइड कंसिडरेशन माना जाएगा, राइट? यस, और ये मान लिया जाएगा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। समझ में आया या नहीं आया? यस, तो वो कंसिडरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दैट इज यस वाइड कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, राइट? इलीगल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसी है आप उसको अपोज कर रहे हो। क्लियर और नॉट क्लियर? यस, यहाँ पे सेक्शन 23 बोलता है कि अगर आपका कंसिडरेशन फ्रॉड है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या किसी भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, राइट, तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाता। इस केस में ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल उसी बात को कहा है। तो ये बात इसने जो कही है वो सेक्शन नंबर 23 की है जो इसने यहाँ पे कही है। तो या तो मैंने सिंपल बोल दिया 5 सेक्शन आप याद कर लो कंसिडरेशन से रिलेटेड, बाकी का कुछ याद ही नहीं करना है। एक हो गया सेक्शन 2D, दूसरा हो गया सेक्शन 10, तीसरा हो गया सेक्शन 23, 24, 25। 5 सेक्शन है कंसिडरेशन के लिए। क्लियर? यस, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, बराबर? रियल होना चाहिए, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, रियल में हो रहा हो, सिर्फ हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी, देखो, अनलॉफुल, इमोरल, अपोज्ड बाय, ये भी वही सेक्शन नंबर 23 की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों, या तो आप ये पूरे पॉइंट को रट्टा मारते बैठते रहो, या तो दिमाग में 5 सेक्शंस दिमाग में रख लो। 2D की बात कर लो, 10 की बात कर लो, 23 की बात कर लो, 24 की बात कर लो, 25 की बात कर लो, पूरे पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे। है ना? सिंपल है ना? यस। चलो, देन इसके बाद आता है सूट बाय ए थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं? इसका सिंपल मतलब हो गया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue to party of contract, बट अब उसके एडिशनली ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बस इतना सा। बट उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन sue पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो शॉर्टकट में आप समझ लो, मैंने आपको कंसिडरेशन में कितनी चीजें बताई। नंबर 1, वैलिड पॉइंट्स रिलेटेड टू कंसिडरेशन, लीगल रूल्स रिलेटेड टू कंसिडरेशन, राइट? इसके बाद तीसरा हमने क्या बताया आपको, लीगल रूल्स हो गया। यस, तीसरा हमने सीधा सीधा आपको बताया सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मैं कवर कर रहा हूं, राइट? ये क्या बोलता है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल लैंग्वेज में है, मैं और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तीसरे का क्या लेना देना, राइट? यस, मैंने बोला मैं अपनी कार आपको 10 लाख रुपए में या 5 लाख रुपए में चलो दे दूंगा, आपने बोला ठीक है मैं ले लूंगा, राइट? तो अगर मैंने आपको कार नहीं दी या आपने मुझे वो 10 लाख रुपए नहीं दिए, राइट, तो आप मेरे को सू कर सकते हो, मैं आपको सू कर सकता हूं कोर्ट पे, राइट? बट तीसरे पार्टी को अधिकार नहीं है कि वो आपको सू कर सके या मुझे सू कर सके। सो दैट थर्ड पार्टी कैन नॉट हैव राइट टू सू एनी ऑफ द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बोलते हैं बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, अब ये कैसे हो गया, देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपनी जमीन बेचूंगा, सपोज मान लो 20 लाख रुपए में, ठीक है? बोले ओके, पर इस जमीन का जो एक हिस्सा है वो मेरे छोटे भाई, जो छोटा भाई है, वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करेगा। मैं देखो एग्रीमेंट मैं आपके साथ बना रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं एग्रीमेंट आपके साथ बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी जमीन आपको 20 लाख रुपए में बेच दूंगा, बट उस जमीन का एक हिस्सा, पर्टिकुलर हिस्सा मैंने बना दिया, उसमें नक्शे में बना दिया कि ये हिस्सा जो है मेरा छोटा भाई जिंदगी भर के लिए, राइट, उसके नाम पे नहीं कर रहा, नाम पे आप नाम के आप नाम जो है आपके पास ही रहेगा, नाम उसका टाइटल जो है ओनरशिप टाइटल आपके पास ही रहेगा, पर मैंने आपसे एक अधिकार ले लिया कि मेरा जो छोटा भाई है उस जमीन के इस हिस्से पे
खेती कर सकते हैं। आपने भी रेडी कर लिया कि हाँ भाई ठीक है कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मैं जिंदा था तब तक आपने कुछ नहीं किया, बट मेरे मरने के बाद राइट आपने उस जमीन पे जो है या पूरे जमीन पे जो है आपने एक जो है भवन का निर्माण करना शुरू कर दिया। समझना बात, कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपके बीच में था, है ना। पर वो जो भाई था, भाई ने बोला नहीं 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 नहीं, मेरे बड़े भाई साहब ने बोला कि भाई मैं यहाँ पे खेती कर सकता हूँ। बोले साहब भाई तो आपके रहे नहीं, है ना, भाई तो आपके रहे नहीं, वो गए और मेरा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। यू आर द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, आपने मेरे को कोई कंसिडरेशन भी नहीं दिया है। कंसिडरेशन तो मेरी आपसे हो रही है ना, इनसे नहीं हो रही है। आपने बोला आपने मेरे को कंसिडरेशन नहीं दिया, मैं आपको कैसे अलाउ करूं कि आप एग्रीकल्चर करो? मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, आपको जो करना है आप करो। वो कोर्ट पे चला गया, जज के सामने उसने फरियाद लगाई, गुहार लगाई, बोले साहब माय लॉर्ड, ये पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे बड़े भाई साहब से। बड़े भाई साहब ने बोला था कि मैं इस पर्टिकुलर हिस्से पे जो है वो जिंदा जिंदगी जो है वो खेती कर सकता हूँ। नाम भले ही इनके प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये पूरा का पूरा जो है बिल्डिंग इसमें बनाना चाहते हैं और मुझे अपने हक से जो है वो बाहर कर रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? यस। तो इन्हें बोला सर ये पार्टी जो है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, मेरा इनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, नंबर 2, और ना ही इनने मेरे को कोई कंसिडरेशन दिया हुआ है, ना ही मेरे को इनने कोई कंसिडरेशन दिया हुआ है। तो अब मैं जो है इनको अलाउ नहीं करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बात है। तो जज साहब ने बोला दो ही इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एग्रीड, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं कर सकता है सू, राइट, बट क्या ये स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है या स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है? जज साहब ने बोला आप जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बार बार कर रहे हो, ये एक्चुअल में स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है। क्योंकि प्रोमिसर कंसिडरेशन में लिखा है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कोई भी एक्ट, कोई भी रिटर्न प्रॉमिस, आपसे यहां पे क्या लिया उसने? रिटर्न प्रॉमिस लिया। मेरे को वादा करो कि आप अलाउ करोगे, बोलो हाँ या ना, यस। तो एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस उसने आपसे क्या लिया हुआ है? रिटर्न प्रॉमिस लिया हुआ है। तो ये जो रिटर्न प्रॉमिस है कंसिडरेशन है, तो उसको जो खेती करने का अधिकार प्राप्त है वो भी कंसिडरेशन का पार्ट है, राइट, यस और नो? यस। तो ये स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। और इसलिए इस आदमी के पास राइट है सू करने का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भले ही बोलता हो कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट सू नहीं कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है, बट अगर पार्टी स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है तो वो डेफिनेटली कर सकती है। ठीक बात है, ये समझ में आ गया? यस। अब ये बोलते हैं स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये क्लियर है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। एक्सेप्शंस है, क्या एक्सेप्शंस है ये देखिए। इन केस ऑफ ट्रस्ट, तो जब सेटलर एंड ट्रस्ट के बीच में कोई समझौता हुआ, राइट, ट्रस्ट बनाया गया बेनिफिशियरी के फायदे के लिए, राइट, तो बेनिफिशियरी भी छोटा सा था, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब वो बड़ा हुआ, राइट, जब वो बड़ा हुआ या कोई और भी अदर देन द केस ऑफ माइनर, राइट, बेनिफिशियरी उसके पर्टिकुलर किसी बेनिफिट के लिए हमने ट्रस्ट फॉर्म किया हुआ है, तो भले ही बेनिफिशियरी, राइट, बेनिफिशियरी अभी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट का हिस्सा नहीं है, पर फिर भी समझ में आ गया, वो थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी वो अपने राइट के लिए जो है वो पार्टी को जो है वो सू कर सकता है। यस, तो इस केस में ये हो गया। दूसरा, फैमिली सेटलमेंट के केस में, यस, फैमिली सेटलमेंट अगर राइटिंग में दिया हुआ है तो फिर यस, वहां पे जितने भी मेंबर हैं अपने राइट्स को वो जो है इन्फोर्स कर सकते हैं। तीसरा है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट, शादी हुई, नई महिला जो है वो घर पे आई, राइट, यस, अब उसके घर पे आने के बाद अगर वहां पे पार्टीशन हो रहा है, राइट, तो यस वो अपने जो शादी का खर्चा है वो यहाँ पे क्लेम कर सकती है। मैं डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यस, आई घर पे और इसके बाद क्या हो रहा है? पार्टीशन ऑफ एचयूएफ हो रहा है, तो उस पार्टीशन के दौरान वो भी अपने शादी से खर्चे से रिलेटेड अमाउंट की रिकवरी की डिमांड कर सकती है। ओके, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी को असाइन कर दिया हो तो यस, फिर वो असाइनी के पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का राइट चला जाएगा। ओके, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल, क्या बोल रही है? एस्टोपेल, एस्टोपेल मतलब हो गया कि जस्ट सपोज मान लो, एग्जांपल मैं बोलता हूं, मैंने
बोला बी को कि आप सी को पैसे दे देना, मैंने बोला बी को कि सी को पैसे दे देना, बी ने सी को बता भी दिया कि ध्यान से एक्नॉलेजमेंट, मैं बी ने सी को बता भी दिया कि भाई तुम्हारा पैसा जो है वो मेरे पास रखा है, मेरे से ले लेना। वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द थर्ड पार्टी, इट वुड रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो वो जो बीच का बंदा था, राइट, वो भले ही पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ना हो, फिर भी ऑब्लिगेशन आ जाएगा उसको, वो पैसा उसको देना पड़ेगा। तो सपोज मैं ए, ये बी और सी को पैसे देना था, तो मुझे सी को पैसे देना था, तो मैंने बी को पैसे दिया, बी को बोला सी को दे देना, बी ने बोल भी दिया सी को कि तुम्हारा पैसा ए ने मुझे दिया है, मेरे से आप ले लेना, और बाद में वो मुकर गया नहीं अब मैं नहीं दूंगा। तो इस केस में सी के पास पावर है कि वो जो है स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट को भी सू कर सकती है। मेरी बात समझ में आया या नहीं आया? यस। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। इन द केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, अब सपोज मान लो ये पॉइंट भी क्लियर ही है, राइट। कोवेनेंट विद द लैंड क्या? कोवेनेंट मतलब एक तरीके का प्रतिज्ञा पत्र हो गया, वचन पत्र हो गया, या आप चार्जेस बोलो, राइट। तो सपोज मेरी लैंड थी, उसमें कुछ चार्जेस लगे हुए थे, मैंने उस लैंड को बेच दिया, तो अब जिसको बेचेंगे तो वो जो चार्जेस हैं वो उस पर्टिकुलर बंदे के जो है हिस्से में आ जाएगा, एंड वो चार्जेस अब उस बंदे को जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, राइट। तो जो ये कोवेनेंट रन अलोंग विद द लैंड होता है, इट इज ऑलवेज रन विद द लैंड एंड नॉट विद द ओनरशिप। आ रहा है बात समझ में? यस। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, तो अगर आप एजेंट के थ्रू, राइट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यस, एजेंट अगर एक्शन लेता है, द एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो डेफिनेटली, तो अगर एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है थर्ड पार्टी के साथ, राइट, कस्टमर के साथ से सपोज मान लो, राइट, तो प्रिंसिपल भले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, बट यस लीगल ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल पे भी आ जाएगा, क्योंकि प्रॉमिस कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है। किससे कर रहा है? कस्टमर से कर रहा है। तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में बन रहा है, राइट, बट प्रिंसिपल जो है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, बट चूंकि वो एजेंट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा, दो ही इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। क्लियर है? यस। नाउ ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यस, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वैलिड होगा, नॉर्मली नहीं होता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द सिंपल रूल, राइट। बट एक्सेप्शन बोलता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जहां पे हो प्यार मोहब्बत की बात है, और प्यार मोहब्बत में अगर आपने कोई भी चीज किसी को दे दी है, राइट, उसके लिए तभी मान्य होगा, इन्फोर्सेबल होगा, जब वो किस में है दोस्तों? रिटन एग्रीमेंट में है। किस में है? राइटिंग में है और रजिस्टर्ड है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर सपोज मान लो अंकल ने अपने भतीजे के लिए सपोज जो है एक बोला कि भैया मैं तुमको जो है अपनी कार गिफ्ट कर रहा हूँ, या कार दे रहा हूँ, लव एंड अफेक्शन दे दिया, राइट, ओके। और तो भतीजों को भरोसा नहीं था कि भाई ये देंगे कि नहीं देंगे बाद में, तो भतीजे ने बोला नहीं मेरे को राइटिंग में, तो अगर दे रहे तो सच्ची में, तो राइटिंग भी हो गया, रजिस्टर्ड भी हो गया, सेल डीड हो गया, राइट। यस। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये राइटिंग एंड रजिस्टर्ड हो गया तो फिर ये जो गिफ्ट है ये मान लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो अब यहाँ पे कंसिडरेशन भी लेने की जरूरत नहीं है, अभी कार दिया मैंने, पैसे थोड़ी ना लिया, नहीं लिया, बट वो जो कार दिया उसका जो लेखा जोखा था वो पूरा राइटिंग फॉर्म में हो गया, तो फिर डेफिनेटली वो वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। तो मतलब अगर कोई भी गिफ्ट बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया जा रहा है और इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है, सिर्फ राइटिंग नहीं, राइटिंग के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी हुआ है एज पर द लॉ, तो फिर उस केस में जो है ये वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट आता है कंसिडरेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, राइट। एक बंदे का कुत्ता गुम गया, राइट, और दूसरे बंदे ने वो कुत्ता ढूंढ के लाके उसको दे दिया, और उस बंदे ने प्रॉमिस किया था कि अगर आपने मेरा कुत्ता ढूंढ के लाया तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो कर दिया, तो वैलिड एग्रीमेंट है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, राइट, उधारी थी, लिमिटेशन एक्ट के तहत वो चीज जो है वो खत्म हो चुकी थी, राइट, बट उसके बावजूद भी, तो सपोज ए को बी से जो है 50,000 रुपए लेने थे, बट टाइम बार्ड हो चुका था, तो अब वो उससे नहीं मांग सकता था, तो बोले यार एक काम करते हैं, एक काम कर, चल 50,000 मत दे भाई, तू एक काम कर 10,000 दे दे, तू 10,000 दे देगा तो मैं सारी चीजें सेटल कर दूंगा। उसने ऐसा प्रॉमिस कर दिया। आया बात समझ में? यस। तो ये जो उसने प्रॉमिस कर दिया कि भाई तू 10,000 दे दे, मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा, सारे जो सब चल रहा है वो सब मैं बंद कर दूंगा, तेरे साथ अच्छे से बिजनेस करूंगा, सारा कुछ ऐसा करके
बिजनेस अफेक्ट हो रहा था, उसने बोला कि अगर 10,000 में ये तू कर देगा मेरे को तो मैं आगे का बिजनेस तेरे साथ करूंगा। तो उसने बोला ठीक है भाई। तो भले ही अब ये 50,000 की जो डेट थी वो रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बार्ड था, बट चूंकि उसने ये प्रॉमिस कर दिया कि भैया अगर ये 10,000 देता तो आगे का बिजनेस करूंगा, तो नाउ दिस 10,000 उसको देना पड़ेगा और आगे का बिजनेस वो कर सकता है। दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी क्लियर है, नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, गिफ्ट के केस में, ओके, बेलमेंट के केस में, ठीक है। एंड देन चैरिटी, चैरिटी अगर आप किसी को दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर दोस्तों। नाउ वेलकम टू व्हाट, हाँ जी, अब कहाँ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाते हैं। चलिए आज ये फटाक से देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को भी। ओके चलिए, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास। ओके यस, ये रहा। देखिए अब अगर चैप्टर समझ में आया हो दोस्तों तो क्वेश्चन आंसर अब इजी हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहला क्या बोल रही है, स्टेट द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। अब इसको लिखने का तरीका आ गया, आप समझो कैसे। सबसे पहला आप इसमें क्या लिखो दोस्तों, जनरल रूल लिखो। जनरल रूल में क्या लिख देना है कि दैट एनी एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। ये सेक्शन 25 बोलता है। सेक्शन 25 इसके साथ साथ नहीं, सॉरी, ये नॉर्मल रूल बोलता है कि भाई विदाउट कंसिडरेशन अगर जाओगे तो क्या है, वाइड। ये कौन बोल दिया, ये कौन बोल दिया एक्चुअल में, सेक्शन 10 बोला था, याद है। सेक्शन 10 बोलता है एनी एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट इफ देयर इज कंसिडरेशन, यस और नो। यस तो वैलिड तभी होगा जब कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन अगर नहीं है तो वाइड हो जाएगा। करेक्ट बात है। बट सेक्शन 25 बोल दिया, इसमें आ गया। देखो सेक्शन 10 के साथ क्या चल गया, आप सेक्शन 25 चल गया। और 25 बोलता है कि कुछ एक्सेप्शन है जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है जनरल रूल में, सेक्शन 10 की बात और सेक्शन 10 की बात लिख देना। एंड देन सेक्शन 25 के हिसाब से आपने फिर एक्सेप्शंस लिख देना। और एक्सेप्शन जो मैं अभी आपको बताया था यही 7 चीजें आ जाएगी। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, राइट, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, प्रॉमिस टू पे, टाइम बार डेट, एजेंसी। डोंट डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस पॉइंट, राइट। तो फर्स्ट मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला, अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो आप सबसे पहले सेक्शन 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन कर दो, फिर सेक्शन 10 में आप ये लिख दो, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यस, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन बिकम्स वाइड, लिख दिया। फिर सेक्शन 25 लिख के एक्सेप्शन स्टार्ट कर दो। तो जब आप ऐसे करोगे, और मैंने बताया पूरे सेक्शन, पूरे चैप्टर में यही सेक्शंस है, 2D, 10, 23, 24, 25। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, चलो। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ हिज एग्रीकल्चरल लैंड। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी बनाते चलता हूँ। मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ हिज एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। अब मेरी बात अगर ध्यान से समझना, चूंकि आपके पास दोस्तों 3 घंटे ही है तो अपने को टाइम भी मेंटेन करना है, राइट। तो जब भी इस तरीके की केस स्टडी आए ना, ध्यान से समझना, जब भी इस तरीके की केस स्टडी आए तो आपने ऊपर से नहीं पढ़ना है। सबसे पहले कहां से पढ़ना है दोस्तों, ये नीचे नीचे पढ़ोगे ना तो आपको एक चीज दिख जाएगी, क्या, एक्ट। एक्ट दिख जाएगा ना, तुरंत दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि भैया ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अब आपका दिमाग कहां पे भागेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मतलब नेचर ऑफ एक्सेप्टेंस, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, क्या होगा। अब बस वो चीज देखना है। तो अगर मेरी बात ध्यान से समझो, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो किसकी बात कर रहा होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट विषय में बात कर रहा होगा, बराबर है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा तो वो ऑफर या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड इशू रेज करेगा। कंसिडरेशन का क्वेश्चन होगा तो कंसिडरेशन से रिलेटेड रेज करेगा इशू। ओके, फ्री कंसेंट का होगा तो फ्री कंसेंट वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया, एंडी इन्फ्लुएंस हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस्टेक हो गया, फिर उसकी बात करेगा। कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, कैपेसिटी की बात करेगा। ओके, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिजेंट की बात करेगा। वाइड एग्रीमेंट है तो वाइड एग्रीमेंट से रिलेटेड किसी की बात करेगा, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ दैट क्या था उसमें, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, हाँ, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, राइट। और जो 30, 26, 27, 28, 29, 30, यस 5 सेक्शन है, वहां पे पूरा का पूरा वाइड एग्रीमेंट है, राइट। इसके बाद आगे जाओगे तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा, दैट 31 से रिलेटेड 35 तक।
ठीक है। देन इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करेगा, 36 से लेके जो है राइट अराउंड 67 तक है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। देन 68 से लेके 4 या 5 सेक्शंस आपके उसके है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। एंड देन लास्ट में जो है वो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बस क्लियर, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, और ये जब आप पढ़ोगे ना तब ये एनालिसिस जो है वो एग्जाम टाइम पे आएगी, अपने आप नहीं आएगी, राइट। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप पूरा सेक्शन नहीं भी याद कर सकते हो, सिर्फ टाइटल 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 याद कर लो। इसलिए नहीं कि एग्जाम में लिखना या मैंडेटरी, नहीं, अपनी पढ़ाई को इजी करने के लिए, राइट। अब जैसे मेरे दिमाग में इतनी चीजें चल रही, मतलब मेरे को पता है कि मेरी थॉट को कहां तक ले जाना है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं, तो भटकाव जो है ना वो खत्म हो जाएगा, बराबर है। तो मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 10 एकर्स ऑफ हिज एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो भैया ये एस है सोहनलाल, और सोहनलाल किसको बेच रहा है, एम को बेच रहा है, क्या बेच रहा है भैया, लैंड बेच रहा है। आप ये लिखने का तरीका भी एग्जाम में एक बार कर सकते हो, शॉर्टकट में आप पेंसिल से यूज कर सकते हो कि भैया ये शॉर्टकट में एकदम बना लेना, सोहनलाल हो गया एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, ओके, मोहनलाल हो गया 25 सितंबर को हो गया 25 लाख का हो गया, तो ये कुछ तो भी समझ में आ गया है ना। तो ये इससे जल्दी ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा, देखना। The property papers mentioned, अच्छा, property papers mention condition amongst other details that whosoever purchase the land is free to use 9 acres as per his choice. अभी जो पढ़ाया था याद है, बट द रिमेनिंग 1 acre हैज टू बी अलाउड टू बी यूज्ड बाय मिस्टर छोटेलाल। तो एस का एक छोटा भाई था छोटेलाल, अभी अभी जस्ट एग्जांपल दिया, राइट, यस। सन ऑफ, ओके, तो इस छोटेलाल सन है, ठीक है, सन ऑफ द सेलर, तो बच्चा है उनका, फॉर कैरिंग आउट फार्मिंग और अदर एक्टिविटी, खेती किसानी करने के लिए, ऑफ हिज चॉइस। ऑन 12 अक्टूबर 2018 मिस्टर सोहनलाल डाइड, मर गया, लीविंग बिहाइंड हिज सन एंड वाइफ। ऑन 15th October 2018 purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acres of land। अब समझ में आ जाएगा, ये इतने डायग्राम से ना पूरा समझ में आ गया, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आया। तो अब ये क्या बोल रहा है कि भैया ये जो है ना ये पूरा का पूरा लैंड यूज करना चाहता है ऑडिटोरियम बनाने के लिए, ओके। अब क्या हुआ, ऑन 15th October परचेजर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम ऑन द होल 10 acres ऑफ लैंड एंड डिनाइड एनी लैंड टू द सन, नहीं दिया छोटेलाल को। अब क्या करे छोटेलाल, नाउ मिस्टर छोटेलाल वांट्स टू फाइल अ केस, ना वो सू करना चाहता है, क्या करना चाहता है वो, सू करना चाहता है, किसके ऊपर, परचेजर के ऊपर, कहां पे, कोर्ट में, हाँ। एंड गेट्स अ सुटेबल रिड्रेस, ओके। डिस्कस द अबव इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मेरे को सिंपल लैंग्वेज में अपने को दिमाग में ही रखना है ना कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है, आगे तो ये पकड़ना है दोस्तों, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंचोगे, देखो एक तो ये चीज समझ में आ गई कि ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, ये कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है, बराबर है सर। कंसिडरेशन कहाँ से आ गया इसमें, अरे आ गया ना मेरे भाई, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, क्या बोला मैंने, अब याद रखो। अब देखो आपको पहुंचना है, वर्डिंग पे पहुंचना है, जब तक ये वर्ड नहीं आएगा कि किस चैप्टर का है, राइट। तो चैप्टर से अब आपको याद रखना पड़ेगा 2D 10, सर ने बताया था 23 24 25, बस इसके आगे की थॉट ही नहीं रखनी होगी, नहीं अपनी थॉट लिमिटेड होगी। तो साहब ये कंसिडरेशन का है ना, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पकड़ो। तो ये 2D क्या बोला, अब ऐसे चलेगा कॉन्सेप्ट, 2D क्या बोला था, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, अच्छा कि प्रोमिसर ने अगर तो कुछ भी नहीं किया प्रोमिसर के हिसाब से, तो जो है वो सू कर सकते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन, बराबर है ना। तो प्रोमिसी ने जो काम भी करना है या नहीं करना है, एक्ट, फॉरबियरेंस, एब्स्टिनेंस, ये वर्ड आएंगे, अब चारों वर्ड आएंगे, ठीक है। तो ये जो होना चाहिए प्रोमिसर के हिसाब से होना चाहिए, बोले ठीक है साहब। तो क्या प्रोमिसर ने क्या बोला था, प्रोमिसर ने बोला था कि भैया 9 एकड़ लैंड तुम यूज कर लेना, जो 1 एकड़ लैंड है वो मेरा बच्चा यूज करेगा, बोले साहब ठीक है, तो कंसिडरेशन। अब वो मना कर रहा है, मतलब वो उसको नहीं दे रहा है, आ रहा है बात समझ, और वो क्या बोल रहा है कि भाई ये जो सन है ना, ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इसलिए मना कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम्म, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कर दिया, उसको महरूम कर दिया, जो उसके पास राइट्स था, राइट टू यूज लैंड था उसके बच्चे के पास, उसको महरूम कर दिया उससे। तो उसने बोला साहब नहीं 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 नहीं, तो अब ये पूछ रहा है कि क्या छोटे लाल के पास कोई राइट है,
तो अब नॉर्मल अपने आप समझिए, क्या छोटे लाल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? क्या छोटे लाल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? देखो आपको मैं वहां पे ले जा रहा हूँ कि कैसे थिंकिंग आई। क्या छोटे लाल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? नहीं साहब, छोटे लाल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं। मतलब ये कौन है? आउटसाइड पार्टी है ना। इसका मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन हो रहा है भैया? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अगर आप यहां पे पहुंच गए तो अब सोचो स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बात कही गई थी। स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात, ये एक्चुअल में ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लिखना पड़ेगा एज पर द डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्या? प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली वर्डिंग लिखेगी, प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज कंटेन्ड इन, देखो सेक्शन 2D। ओ हेलो, समझ में आ रहा हो? अगर ये जो वर्डिंग्स यहाँ पे लिखी है ना दोस्तों, ये तुक्के में नहीं, ये आपको मैं वहां पे ले जा रहा हूँ। 2D एंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। तो ये जो 5 सेक्शंस थे, इस सेक्शंस पे कौन कौन सेक्शन अप्लाई हुए? सिर्फ 2D। मैंने क्या बोला था? 10 की बात नहीं चल रही है, कंसिडरेशन वैलिड है या नहीं है, या फ्रॉड का है या नहीं है, अनलॉफुल है या नहीं, इसकी बात ही नहीं चल रही। बात किसकी चल रही? कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। वर्ड आएगा अब क्या? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ड मैं कहां से लाया हूं दोस्तों? ये वर्ड मैं लाया हूं सेक्शन से। सेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा रट्टा मारते बट्टू। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो अब यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि आपको समझ में आए दोस्तों लिखना कैसे है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो एट द टाइम, ओके। अब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, देखो अब मैं आपको ना पढ़ाते पढ़ाते मैं यहाँ पे पूरी सारी चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये 2D बोला, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में आया वर्ड, देखो 2D से हम कहाँ पे आए दोस्तों? कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन से कहाँ पे आ गए? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला जाएगा? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन बोलता है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या बोलता है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या बोलता है? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है ये क्या है? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मतलब स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है, और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के पास तो कोई राइट नहीं है। एग्रीड? क्योंकि ये आउटसाइड द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो एज सच इसके पास बीइंग अ पार्टी कोई राइट नहीं है। बट चूंकि ये प्रोमिसर के द्वारा दिए गए कंसिडरेशन का हिस्सा है, ये जो छोटे लाल है ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीड है। बट क्या ये पार्टी टू द कंसिडरेशन है? यस। ये कंसिडरेशन का एक पार्ट है कि भैया ये जो सी है, छोटे लाल है, इसको आप काम करने की जगह दो, ये कंसिडरेशन है। और चूंकि कंसिडरेशन है तो आप इसका हक इससे नहीं छीन सकते हो, ये पार्टी टू द कंसिडरेशन है। और चूंकि ये पार्टी टू द कंसिडरेशन है दोस्तों, ही हैज राइट टू सू टू द प्रोमिसी दैट ही शुड अलाउ हिम टू डू फार्मिंग एक्टिविटीज। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब इसी को देखो इसने कैसे लिखा हुआ है, समझना। तो सबसे पहला आपका लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों? मैंने आपको बताया था फैक्ट ऑफ द केस और ये इशू ऑफ द केस, ये 2 पॉइंट आप अपने ये क्वेश्चन से मिल जाएंगे। ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस भी आपको क्वेश्चंस लिखना, बट याद रखना फैक्ट ऑफ द केस के लिए 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, इशू ऑफ द केस में क्या रहेगा? बस ये एक लाइन लिख देना, छोटे लाल wants to file a case against purchaser and get a suitable redress, ये इशू से आ जाएगा। तो ये आपका इशू हो जाएगा, ये आपका फैक्ट ऑफ द केस हो जाएगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं ये 2 चीज लिखने में। तीसरा आता है दोस्तों आपका प्रोविजन। प्रोविजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको वहां पे लिखना है सेक्शन 2D, पूरा नहीं लिखना, बट सेक्शन 2D says that consideration must flow from promisee to promiser at the desire of the promiser। इतना तो लिख सकते हैं ना एक लाइन में? यस। तो एंड ऑन द प्रिंसिपल, एंड दूसरा प्रोविजन क्या था? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब यहां पे बोलता है कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, बराबर है? यस। इट कैन फ्लो फ्रॉम द प्रोमिस, देखो मैंने बताया, और एनी अदर पर्सन, ये भी मैंने आपको बोल दिया, वो डेफिनेशन से आ जाएगा दैट कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी टू प्रोमिसर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। In view of the clear language used in the definition of consideration 2D, it is not necessary that consideration should be furnished by the promisee only,
should be furnished by the promisee only. A promise is enforceable if there is some consideration for it and it is quite immaterial whether it moves from the promisee or any other person. क्या बोल रहा है यहाँ पे? promisee और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि क्या हो, प्रोमिसी से ही हो, प्रोमिसी के अलावा भी थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन आ सकती है। द लीडिंग अथॉरिटी, तो उसने देखो यहाँ पे केस स्टडी भी दे दिया, चिन्नैया वर्सेस रमैया, हेल्ड दैट कंसिडरेशन कैन लेजिटिमेटली मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों? यस, क्या कैन कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और फ्रॉम थर्ड पार्टी? तो यस, इट कैन फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी एज वेल एज फ्रॉम थर्ड पार्टी। तो अगर आप सेक्शन 2D की डेफिनेशन देखोगे तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कहां से आया हुआ है, सॉरी, अब ये क्वेश्चन देख लो कहां से आया हुआ है। ये देखो, ये जो डेफिनेशन है ना 2D की, क्या, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, तो ये जो वर्ड है any other person, that is what called as doctrine of privacy of consideration। बस ये इस पूरे वर्ड पे जो है वो केस स्टडी थी, समझ में, एनी अदर पर्सन पे। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो ये बेसिकली 2D एंड एनी अदर पर्सन पे जो है पूरी केस स्टडी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आता है। मिस्टर एस एजेड 58 years was employed in a government department। आगे सबसे पहले दिमाग में फिट कर लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्रीमेंट वैलिड है क्या? क्या बोल रहा है ये, एग्रीमेंट वैलिड है क्या? तो अब वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट मतलब सेक्शन 10, पिक्चर क्लियर। अब सेक्शन 10 में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अगर इनवैलिड है तो भी एग्रीमेंट इनवैलिड हो सकता है, कंसिडरेशन भी हो सकता है, राइट, फ्री कंसेंट भी हो सकता है, राइट, इसके बाद सर्टेनिटी भी पॉइंट है, वहां पे हो सकता है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड। बहुत सारे पॉइंट है सेक्शन 10 में, बहुत सारे पॉइंट दिए। अब मैं ये देख लेता हूँ इसमें से सेक्शन 10 में कौन सा पॉइंट है जिसके बेसिस पे ये इश्यू अराइज हो रहा है, राइट। तो ये बोलते हैं मिस्टर एस एजेड 58 years was employed in a government department, ठीक है, he was going to retire after 2 years। ये क्या हो रहा था, रिटायर आफ्टर 2 years, ठीक है, ओके। डी मेड अ प्रपोजल टू मिस्टर एस, डी ने एक प्रपोजल दिया, डी ने एक प्रपोजल दिया, आया बात समझ में? यस, तो प्रोमिसर ये हो गया, प्रोमिसी ये हो गया, ठीक है। फॉर अप्लाई वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये जो 2 साल बाद रिटायर हो रहा था उसको बोला तुम आज ही रिटायर हो जाओ, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। मेरी बात ध्यान से समझना, ये इससे प्रॉमिस चाहता है कि तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, उसके बदले में जो आपको दूंगा वो 10 लाख रुपए दूंगा। बोले ठीक है साहब, कंसिडरेशन तो हो गया ना? हाँ भाई हो गया, बिल्कुल। क्या कंसिडरेशन हुआ? एक्ट, रिटर्न प्रॉमिस, एब्स्टिनेंस, फॉरबियरेंस, राइट, ये 4 वर्ड हैं। क्या एक्ट कोई करवाना चाहता है? नहीं, कोई एक्ट नहीं करवाना। ये क्या बोल रहे हैं भैया, जो रिटायरमेंट आप 2 साल बाद ले रहे हो ना, ये आज ले लो। मतलब आप जो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट संभाल रहे हो इसको बंद कर दो, छोड़ दो। मतलब ये एब्स्टिनेंस है, फॉरबियरेंस वाला केस है, बराबर है कि नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कंसिडरेशन जो है फॉरबियरेंस वाला है तो मैं मान लूंगा वैलिड कंसिडरेशन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रॉम हिज पोस्ट सो दैट मिस्टर डी कैन अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, तो डी जो है अपॉइंट हो जाए। अभी बोला साहब 2 साल की तो मेरी नौकरी बची हुई है, अब इसके लिए 10 लाख दे रहा है, 2 साल की नौकरी मेरे को कितना मिल जाएगा मान लो, तो 2 लाख की नौकरी में सपोज इसको मिल रहा था 6 लाख रुपए, बोले साहब ये 10 लाख तो अच्छा दे रहा है, काम कर छोड़ दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो इसने क्या किया, 10 लाख के चक्कर में इसने वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया।
Mr. D offered a sum of 10 lakhs as consideration to Mr. S in order to induce him to retire. मतलब थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा था रिटायर होने के लिए. मिस्टर एस ने शुरू में रिफ्यूज किया, बट व्हेन ही इवेल्युएटेड द अमाउंट, इवेल्युएट किया ऑफर्ड एज कंसिडरेशन इज जस्ट डबल ऑफ हिज क्यूमुलेटिव ओके रेम्यूनरेशन. मतलब ठीक है 5 लाख ले लो, टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 2 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ही एग्रीड. बोला ओके लाओ 10 लाख रुपए मैं छोड़ दूंगा. एंड एक्सेप्टेड द अबव एग्रीमेंट. तो ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये जो अंडरस्टैंडिंग बनी, इसने एक्सेप्ट कर लिया. बोले ठीक है साहब लाओ. अब ये पूछता है ये जो चीजें हुई वेदर दिस एग्रीमेंट इज वैलिड. अब आपका क्या हिसाब किताब रहेगा? तो सबसे पहले तो आप कहां पे पहुंचोगे दोस्त? चलो 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 जल्दी से, चलो आंसर नहीं देखते हैं, फटाक से अपन पहुंचते हैं डायरेक्ट सेक्शन 10 में. अब मेरे को बताओ दिया हुआ ऑफर गड़बड़ था क्या? ऑफर एब्सोल्यूट था, एक्सप्रेस था, इंप्लाइड था, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट हुआ, तो ऑफर कभी भी इनवैलिड नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस भी इनवैलिड नहीं हुआ. कंसिडरेशन 2D, बोले साहब कंसिडरेशन भी बराबर है, कंसिडरेशन भी क्या है बराबर है, बट जब मैं 2D के साथ 23 पढ़ता हूं, मतलब कंसिडरेशन तो है मेरे भाई, बात कंसिडरेशन की नहीं है, बट ये जो कंसिडरेशन है अनलॉफुल है. ये क्या है? अनलॉफुल है. ये 23 बोल रहा है. ये बोलता है 23 कि कोई भी कंसिडरेशन अगर फ्रॉड है या कोई भी कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है. क्या है? अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. समझ में आ रहा है क्या? यस. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी फ्रॉड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ है. ये आपको प्रोविजन में लिखना पड़ेगा, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, बट आप लिख सकते हो. सेक्शन 23 says that if any consideration is fraudulently received or opposed to public policy or defeating the provision of law, it is said to be unlawful. It shall be clearly said that it is unlawful as per section 23. ये आपका provision of the act हो जाएगा. अब आपको ये देखना है कि ये जो 3-4 पॉइंट आपने लिखे हैं, इसमें से कौन सा पॉइंट यहाँ पे फिट हो रहा है. एनालिसिस लेना है. तो बोले साहब फ्रॉड है क्या? नहीं फ्रॉड नहीं है. डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, नहीं कोई लॉ आपने तोड़ा है क्या? नहीं साहब. बट ये जो पब्लिक पॉलिसी है, क्या पब्लिक पॉलिसी है इसमें कि बाबा आपको जो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिया वो आपको दिया, आप उसको सोल्ड आउट नहीं कर सकते हो, या आप पैसे लेके किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. इट इज अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी है. कॉन्सेप्ट समझ? सिंस इट इज अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी दैट कंसिडरेशन शैल बी डीम्ड टू बी अनलॉफुल, right? And the agreement is void ab initio. void contract मत बोल देना, void agreement है ये agreement, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ चाहिए. अभी तो यहाँ पे कंसिडरेशन पे बात हो रही है. तो ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, इन तीन में से कोई भी एक चीज अगर वाइड हो गया तो एग्रीमेंट ही वाइड होगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले वैलिड एग्रीमेंट का होना जरूरी है. भाई एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड होगा ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट के वाइड होने की बात नहीं होगी, राइट? तो ये एग्रीमेंट ही इनवैलिड हो जाएगा, वाइड एब इनिशियो एग्रीमेंट. देखिए तो अब इसने भी वही तरीका शुरू किया, सेक्शन 10 एंड देन सेक्शन 23. सेक्शन 10 के हिसाब से बोला भैया प्रोवाइड फॉर द लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स देयरटू. सेक्शन 10 ने बोला लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. तो भाई कंसिडरेशन तो है, 2D है, नो प्रॉब्लम, बट 10 बोलता है भैया लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन, मतलब 23 बताएगा. सेक्शन 10 बोल रहा है कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, बट लॉफुल है या नहीं ये कौन बताएगा? ये 23 बताएगा. तो ये बोलता है 23 सेड एक्ट आल्सो स्टेट्स एवरी एग्रीमेंट ऑफ व्हिच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वाइड. बोल दिया 23 ने, बोल दिया कि अगर कोई भी कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ तो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा यहाँ पे, याद रखना, एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा. द गिवन प्रॉब्लम टॉक्स अबाउट हाँ, तो अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका प्रोविजन, ठीक है. फैक्ट ऑफ द केस आपको यहीं से मिल जाएगा. ये है फैक्ट ऑफ द केस, ये है आपका इशू whether एग्रीमेंट इज वैलिड, ठीक है. ओके, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तीसरा हो जाएगा प्रोविजन. चौथा हो जाएगा आपका एनालिसिस. बस. तो अब यहाँ पे एनालिसिस में द गिवन प्रॉब्लम, मतलब क्या करना है, प्रोविजन को सिचुएशन से मिला देना है
और फिर जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। द गिवन प्रॉब्लम टॉक्स अबाउट एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट फॉर ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस व्हिच इज अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी। Public policy requires that there should be no money consideration for the appointment to an office in which the public is interested, है ना। पैसा ले दे के आप वो जो ऑफिस की कुर्सी है किसी के नाम नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट ने आपको अलॉट किया है, आप ही बैठोगे उस पीरियड तक, इसके बाद आप रिक्त कर दोगे, छोड़ दोगे, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि इस कुर्सी पे किसको बिठाना है। आपको राइट नहीं है कि आप अपने स्थान पे किसी और को बिठा दो। क्लियर और नॉट क्लियर? ये सच कंसिडरेशन पेड बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी इज अनलॉफुल। तो ये जो कंसिडरेशन आपने पे की, कंसिडरेशन तो है पर ये जो अनलॉफुल कंसिडरेशन है, क्या है ये? अनलॉफुल कंसिडरेशन, इसलिए एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इन द गिवन केस मिस्टर एस हु वाज गोइंग टू बी रिटायर्ड आफ्टर 2 years was proposed by Mr. D to apply for voluntary retirement from his post in order that he can appointed in his place. In lieu of that Mr. D offered Mr. S sum of rupees 10 lakh। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये कोई अलग से नहीं, ये पॉइंट जो है वो क्वेश्चन से ही लिखा हुआ है, राइट। सिर्फ आपको क्या लिखना था अपने से? प्रोविजन। तो अगर आप रेलेवेंट प्रोविजन लिख दोगे ना, ये प्रोविजन हेडिंग में अगर आप रेलेवेंट प्रोविजन लिख दोगे प्रोविजन हेडिंग में, तो आपका आंसर फिर सही हो जाएगा, राइट। तो फैक्ट ऑफ द केस में आपको दिमाग नहीं लगाना, इश्यू ऑफ द केस में आपको दिमाग नहीं लगाना, एनालिसिस में आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको मिक्सअप करके लिखना है। दिमाग कहां पे लगना है? प्रोविजन। तो बस वो प्रोविजन वाली जो पैराग्राफ है वो अगर आप बराबर तरीके से पहुंच गए वहां पे, तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। एनालिसिस एंड देन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हियर मिस्टर एस प्रॉमिस for sale for Mr. D and employment in the public service is the consideration of Mr. D's promise to pay rupees 10 lakh। yes, consideration है। therefore in terms of above provisions of the Indian contract, ये जो हमने ऊपर बताया, the said agreement is not valid, it is void। कहीं पे भी contract नहीं लिखा है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड नहीं लिखा है, एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, इट इज वाइड। तो वाइड एग्रीमेंट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एज द कंसिडरेशन बीइंग अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी इज अनलॉफुल। तो दिस इज द क्रक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप थोड़े थोड़े पॉइंट में आप लिख सकते हो, बट यस दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन फाइनल आपका एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, ये ठीक है। एंड देन फाइनल आंसर एक या दो लाइन में इंपॉर्टेंट, खत्म। जनरल रूल इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। डिस्कस द केसेस वेयर द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेम वही पॉइंट आ गया, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला 7 पॉइंट है, वो कवर कर लेना। तो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ना, ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है ये वाला एक तो आया दोस्तों, ये 5 मई 2018 में आया 5 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना, राइट। कंसिडरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ठीक है, ये केस स्टडी आई है कंसिडरेशन की 4 मार्क्स के लिए, जैन 2021 पे आया है। ओके, जैन 2021 में 5 मार्क का अगेन फिर से आ गया। फिर मई 2020 में सेम क्वेश्चन को 7 मार्क के लिए रिपीट कर दिया, राइट। यस, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों? यस, सेक्शन नंबर 25 का एक्सेप्शन, सेक्शन 25 एक्सेप्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बार बार आपके साथ सेक्शन बोलूंगा ना, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। वो अपने आप याद हो जाएगा। सेक्शन 25 का एक्सेप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एग्जाम में गया वो सेक्शन 25 एक्सेप्शन लिख दिया, बात खत्म हो गया, राइट। यस, तो मिस्टर बलवंत एंड ओल्ड मैन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय ए रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट ग्रांटेड, अगेन ये भी क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड वेदर कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज वैलिड। तो रीमा पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, ठीक है। तो मिस्टर बलवंत, ओल्ड मैन बाय रजिस्टर्ड डीड और गिफ्ट ग्रांटेड, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया वैसे। ग्रांटेड सर्टेन लैंड, ठीक है, प्रॉपर्टी टू रीमा, ओके, हिज डॉटर, ठीक है। By the terms of the deed, it was stipulated that an annuity of rupees 20,000 जो है annuity 20,000 की जो है वो आपको किसको देना है? एवरी ईयर सावंत को एन्युटी आपको देना है, इनको नहीं देना। एन्युटी जो है वो इसको देना है 20,000 रुपए का, किसको? सावंत को। बी बोला, बलवंत बोला, रीमा डॉटर, मैं आपको लैंड तभी गिफ्ट कर रहूंगा जब आप हर साल 20,000 रुपए सावंत को दोगे जो मेरा छोटा भाई है। बोले ठीक है सब,
पापा जी, ठीक है दूंगी मैं। ऑन द सेम डे मिस रीमा मेड अ प्रॉमिस टू मिस्टर सावंत, उसी दिन इसने प्रॉमिस भी कर डाला, मतलब इधर भी एग्रीमेंट बन गया। तो एक तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन बना, भैया मैं गिफ्ट दे रहा हूँ विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूँ, वैलिड एग्रीमेंट है। दूसरा एग्रीमेंट इधर भी बना रीमा एंड सावंत के बीच में कि हाँ भाई मैं आपको एन्युटी दूंगी हर साल 20,000 रुपए, ठीक है। ऑन द सेम डे ओके प्रॉमिस कर दिया, सब हो गया। मिस रीमा फेल टू पे द स्टिपुलेटेड सम, नहीं दे पाई। In an action against her by Mr. Savant, she contended that since Mr. Savant had not furnished any consideration. Oh ho, क्या बोले? अच्छा ये मेरी बात ध्यान समझना, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सावंत जो है वो क्या है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, पक्का। यट बट इस कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन है, क्या सावंत उस कंसिडरेशन का पार्ट है? यस, ये अभी पहले भी डिस्कस किया, अभी भी डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट है। तो क्या हो गया, अगेन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पे अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। यस और नो? यस, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हो जाएगा। और ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन माना जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो चूंकि ये स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है, राइट, तो डेफिनेटली इसके पास राइट है सू करने का। देखिए यहाँ पे इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, अगेन वही इसी पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है, राइट। तो सेक्शन नंबर 2D एंड एनी अदर पर्सन, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यस, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, देखो अब इसने डेफिनेशन लिखना शुरू कर दिया, देख रहे हैं। इन अदर वर्ड्स बोल दिया, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट को राइट नहीं मिलेगा, बट यस स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन को राइट मिल जाएगा। सो इन द गिवन प्रॉब्लम, तो ये हो गया आपका प्रोविजन, अगेन प्रोविजन लिख दो जो भी है, फिर लिख दो आप एनालिसिस। एनालिसिस में मिस्टर बलवंत हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस रीमा बट मिस्टर सावंत हैज नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन टू मिस रीमा, यस और नो? यस। इस केस में अगर आप देखोगे तो सिर्फ रीमा ने प्रॉमिस किया, सावंत ने उसको कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया देने का, यस और नो? यस। ओके, बट द कंसिडरेशन डिड फ्लो फ्रॉम मिस्टर बलवंत टू मिस रीमा, बट सावंत के बिहाफ पे बलवंत ने कंसिडरेशन उसको दिया है लैंड के रूप में। बट द कंसिडरेशन डिड फ्लो फ्रॉम मिस्टर बलवंत टू मिस रीमा। आ रहा है बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान समझना, ये जो रीमा और सावंत के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसका कंसिडरेशन थर्ड पार्टी दे रहा है। और ये सेक्शन 2D भी बोल रहा है कि जो कंसिडरेशन है कैन फ्लो फ्रॉम थर्ड पार्टी, यस और नो? यस। तो 2D चूंकि सेटिस्फाई हो रहा है, तो सावंत के पास राइट है रीमा को सू करने के लिए। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रीमा एंड सच कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी सफिशिएंट एनफोर्स द प्रॉमिस ऑफ मिस रीमा द डॉटर टू पे एन एन्युटी टू मिस्टर सावंत। फर्दर द डीड ऑफ गिफ्ट एंड द प्रॉमिस मेड बाय मिस रीमा टू मिस्टर सावंत टू पे द एन्युटी वर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। उसमें बोल दिखाया जाएगा कि भैया ये देखो आपने वादा किया था, एंड देयरफॉर दे शुड बी रिगार्डेड एज वन ट्रांजैक्शन। ये दोनों ट्रांजैक्शन, जो दोनों एग्रीमेंट, ये क्या है, अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, दोनों एग्रीमेंट अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। और जहां पे सावंत का कंसिडरेशन बलवंत ने देने का वादा किया था, तो उसने तो अपना प्रॉमिस निभा दिया, बट एन्युटी देने का प्रॉमिस आप नहीं निभा रहे हो, राइट। तो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वहां पे जो भी कंपनसेशन होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आप कंपनसेट करना चाहते हो तो आप एन्युटी देना शुरू कर दो। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। Therefore, they should be regarded as one transaction. There was sufficient consideration for it. तो यहाँ पे बोला गया भैया ये sufficient consideration है, lawful consideration है, तो thus a stranger to the contract cannot enforce the contract. ये summary आ गई आपका final answer. Yes, but a stranger to the contract may enforce it. Hence the contention of Miss Rima is not. ये लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इसने, क्या पूछा है, whether the contention of Miss Rima is well. तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है वो आपको लिखना नीचे फाइनल आंसर में जरूरी है। फाइनल आंसर में क्या आएगा, कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज इनवैलिड, दिस इज योर फाइनल आंसर। जब तक आप ये नहीं लिखोगे आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, राइट। यस, तो आपका ये कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज नॉट वैलिड, ये लिखना जरूरी है दोस्तों, यही फाइनल आंसर में आएगा। ये आपका क्रक्स ऑफ एनालिसिस होगा, ये जो है क्रक्स ऑफ एनालिसिस है, बट योर फाइनल आंसर कम्स टू दिस।
आई होप आई एम क्लियर, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन कंसिडरेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, आरटीपी में नवंबर 2018 में आया हुआ है। तो मैंने बता दिया है सारा का सारा, आप उसका चीर फाड़ कर दो पूरा का पूरा डेफिनेशन, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, है ना। देन इसका कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और फ्रॉम अदर पर्सन, राइट। यस, फिर क्या बोलता है, एग्जीक्यूटेड हो या एग्जीक्यूटरी हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, राइट। ये सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं, सुनो। नीड नॉट बी एडिकेट होना चाहिए, राइट। ओके, परफॉर्मेंस, अच्छा जहां पे कोई काम लीगली करने का तो वहां पे कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, एंड कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगेन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे तो आप बता दो भाई, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बट देयर इज सम एक्सेप्शन। तो अगेन वही एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 25 का, तो ये सेम एज आंसर नंबर 3। फिर इसके बाद बोल रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the term consideration? Are there any circumstance under which contract under the provisions of the Indian Contract 1872 without consideration is valid? हाँ, अगेन वही सेक्शन 25 का एक्सेप्शन। कितनी बार आया सेक्शन 25 25 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिकेट, नो, कंसिडरेशन कैन बी इनएडिकेट हो सकता है, इनएडिकेट भी रहेगा तो भी चलेगा, पर मैंने क्या बोला था, फ्री कंसेंट अगर मिसिंग है, याद आ गया, यस, तो फिर वो इनएडिकेट कंसेंट, फ्री कंसेंट मिसिंग है और इनएडिकेट कंसिडरेशन है तो फिर इनवैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड है। देख लो वही लिखा है, द लॉ प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। नंबर 1, सबसे पहला तो बोला 2D आना चाहिए। अब 2D के साथ इसने बोला साहब 23, अगर सॉरी सेक्शन 10 आना चाहिए। सेक्शन 10 मतलब वैलिड एग्रीमेंट तब होगा जब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस, कंसिडरेशन है। 23 नहीं होना चाहिए, मतलब अनलॉफुल, है ना। 24 उसका ऑब्जेक्ट पार्ट में भी जो है अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, यस और नो, यस, ओके। देन इसके बाद 25 क्या बोलता है, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो 10 के बाद 23 नहीं होना चाहिए, 24 नहीं होना चाहिए, बट 25 होना चाहिए। 23 बोलता है कि अनलॉफुल है तो वाइड कर देंगे, इसलिए 23 सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। 24 बोलता है लॉफुल ऑब्जेक्ट अगर पार्ट में भी नहीं है, ठीक है, पार्टली भी अगर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो फिर एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। तो ये बोलता है 23 और 24 नहीं होगा, पर 25 होना चाहिए, तो 2D होना चाहिए। 10 वैलिड तब होगा जब 25 लगेगा, बराबर है। तो 25 देखो क्या बोलता है, so long as consideration exists the courts are not concerned to its adequacy। तो अगर ये 2D 10 और 25 सेटिस्फाई होते हैं तो एडिकेसी की जरूरत नहीं है, इनएडिकेट भी रहेगा तो चलेगा, ओके, वेरी गुड। द एडिकेसी ऑफ द कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टी कंसिडर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट एंड नॉट फॉर द कोर्ट व्हेन इट इज sought to be enforced। Consideration must be, however, be something to which the law attach value, though it need not be equivalent in value to the promise made। आगे बात समझ में, यस, कि भैया मैंने प्रॉमिस था कि भैया 1 लाख का होएगा, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट हाउएवर समथिंग टू विच द लॉ अटैचेस वैल्यू, दो इट नीड नॉट बी इक्विवेलेंट। जब सपोज मान लो मैंने बोला कि भैया 50 लाख रुपए में आपको लैंड भेजूंगा, बट जब रजिस्ट्री वगैरह करने गए, मेरी बात समझना, ठीक है, तो वहां पे ये हो गया कि चलो भाई ठीक है, 50 लाख में बात की थी बट चलो 40 लाख में अपन कर देंगे, या ये बात हो गई 1 लाख में कर देंगे, या ये बात हो गई 10,000 में कर देंगे, जो भी बात हो गई आपने एग्री कर लिया उसको, ठीक है, मतलब फ्री कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई मैं रेडी हूं, 10,000 में भी रेडी हूं, तो फिर हो जाएगा। पर अगर एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 25 में एक्सप्लेनेशन 2 है, बोलता है एन एग्रीमेंट टू विच कंसेंट ऑफ द प्रोमिस फ्रीली गिवन इज नॉट वाइड। क्या बोल रहा है, 25 बोलता है कि अगर फ्री कंसेंट दिया है और वो फ्री कंसेंट है इनएडिकेट कंसिडरेशन के लिए, तब तो वाइड नहीं होगा, राइट, मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिकेट। सिर्फ इनएडिकेसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइड एग्रीमेंट वाइड नहीं होगा, पर अगर फ्री कंसेंट मिसिंग है उस इनएडिकेट कंसिडरेशन में, तो फिर एग्रीमेंट जो है वो वाइड एग्रीमेंट होगा। समझ में आ गया, तो वर्डिंग इज वेरी क्लियर, if free consent is missing and consideration is inadequate, then agreement is void। I hope I am clear। if free consent is there and consideration is inadequate, then the agreement is valid। I hope I am clear दोस्तों, yes। ठीक है, 11 हमने कवर कर दिया, वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला है, ठीक है, रिटायरमेंट वाला जो मैंने आपको बताया था, यस। 12 वाला क्या था, हाँ ये बहुत अच्छा है, एक इसको कवर कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 आया दोस्तों, मिस्टर रामलाल बिरला वाज अ बिग बिजनेसमैन ऑफ सिटी पुणे। रामलाल, ओके, दो बच्चे थे इसके, एक मैरिड बिटिया थी, ठीक है, इनकी एक बिटिया थी, ये बिट्टू रानी आ गई, ठीक है, शादीशुदा थी। He decided to gift his one house to his daughter. ये एक घर जो है अपनी बेटी को देना चाहते थे। For this purpose, he called his lawyer at his house. वही इसको वकील साहब को बुलाया, बोले घर पे आ जाओ साहब, and made a written agreement. क्या करें, एक written agreement बना लेते हैं। The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. अब देखो यहाँ पे एक तो क्या आ रहा है, ध्यान से समझ, natural love and affection. पिक्चर क्लियर कर लो, राइट, मतलब सेक्शन 25 के एक्सेप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वैलिड एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस वैलिड एग्रीमेंट होने के लिए क्या बोल रहा है भैया, राइटिंग में होना चाहिए था, कंडीशन थी ना, प्लस रजिस्ट्रेशन चाहिए था, तो वही सजेस्ट कर रहा है। मतलब ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली बता रहा है, देखो कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी। क्लियर, बस आपको दिमाग लगाने की इसकी जरूरत है या नहीं है। The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. ठीक है, when they both were going for registration of document, they met with an accident and both of them died. मतलब lawyer भी मर गया और ये रामलाल जी भी चले गए। Later, his daughter found that document and claimed the house on the basis of that document. मतलब सिर्फ writing के basis पे, रजिस्ट्रेशन नहीं था। बोलो जरा फटाफट से, मिल जाएगा क्या, नहीं मिल जाएगा। सेक्शन 25 अब नहीं लगेगा, एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा 25 का, क्योंकि बोलता है राइटिंग के साथ रजिस्ट्रेशन चाहिए। सी अंडरस्टैंड दैट, वो अगर आपको पॉइंट दिमाग में है तो ही आप इन चीजों को कवर करोगे दोस्तों। पहुंचना कैसे मैंने बता दिया कि कौन से चैप्टर पे कितना सेक्शंस कवर हो रहा है, बस उतने पे ही अपनी थिंकिंग ले लो। बट ये एक बार में नहीं आएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही सेक्शन है, राइट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आईसीए ने बोला है कि सर सेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं, मैं भी बोलता हूँ सेक्शन की जरूरत नहीं है, पर अपने इजी ऑफ कन्वीनियंट के लिए, राइट, ताकि चीजें इजीली रिकॉल हो सके, उसके लिए सिर्फ मैं आपको बोलता हूँ सिर्फ सेक्शंस और टाइटल दिमाग में रख लो, बस चीजें इजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, आपको तुरंत कॉन्सेप्ट याद आने लगेंगे और आप बराबर प्रोविजन में वो पॉइंट लिख पाओगे जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है दोस्तों, राइट। यस, एक्सप्लेन, ओके। लेटर हिज डॉटर फाउंड द डॉक्यूमेंट एंड क्लेम द हाउस ऑन दिस, एक्सप्लेन व्हिच whether she can get the house as gift। ये देखो आ गया नेचुरल लव एंड अफेक्शन गिफ्ट वाला अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आंसर इज नो। तो ये देखो आ गया, बस वहीं पे क्वेश्चन है। सेक्शन 25 प्रोवाइड एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन वैलिड इफ इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Under the law, for the time being in force for the registration of document is made on account of natural love and affection। देख लो wordings आ रहे हैं दोस्तों, between parties standing in near relation to each other। Okay, in the instant case, the transfer of house made by Mr. Ramlal Birla on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is written but not registered। आ गया, written था but not registered। This transfer is not unenforceable। This transfer is not enforceable and his daughter cannot get the house as gift under the Indian Contract Act 1872। ओके, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, यस, हाँ लास्ट क्वेश्चन है 24 पे, चलिए आ जाइए देखते हैं, देख लें। यस, ए इंटर्स इनटू, अच्छा 24 है, 23 भी कवर है, 25 भी कवर है, 24 कवर नहीं था, एक उसका भी कवर कर लेते हैं। ए इंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट ए सेल हिज हाउस। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए अपना जो है घर क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है एट द रेट ऑफ ₹10 lakhs, ठीक है। फर्दर दे बोथ साइन एन एग्रीमेंट। ओके, चलो यहाँ पे एग्रीमेंट भी हो गया, बहुत बढ़िया। ये बी यूज, देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ले रहा हूँ, बाकी छोड़ता चल रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको भी करना है, राइट। यस, तो दैट वो आपका होता है वर्किंग नोट बना लेना पेपर में, वहां पे बस आप थोड़ा सा ऐसा करते चलना, फटाफट एक बार में दिमाग आएगा। ओके, दैट इफ बी यूजेस द हाउस फॉर गैम्बलिंग पर्पस, जुआड़ी लोग है ये। बी यूजेस द हाउस, अगर बी ने यूज किया इस मकान को किसके लिए दोस्तों, गैम्बलिंग के लिए, बहुत बढ़िया। 24 मैंने क्या बताया था, आगे याद करो कि अगर पर्पस अनलॉफुल है, यही बोला था मैंने, ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो फिर एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बी शैल पे ए 50,000 फॉर इट, बी एग्री टू दिस,
बी ने एग्री कर लिया कि भैया अगर आप गैम्बलिंग के लिए यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बताओ कि कितने एग्रीमेंट हुए? 2 हुए। एक तो भैया 10 लाख में मैं बेच रहा हूँ, बोला साहब मैं रेडी हूँ 10 लाख में खरीदने के लिए, ठीक है ओके। दूसरा बोला अगर आपने इस हाउस में गैम्बलिंग की तो मैं 50,000 आपसे एक्स्ट्रा और लूंगा। एक तो ये 10 लाख का एग्रीमेंट हो गया, 10 लाख में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो गैम्बलिंग वाला पार्ट है, बोला कि गैम्बलिंग करोगे तो मैं 50,000 और लूंगा। तो ये 50,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अलग बन रहा है, एग्रीमेंट अलग बन रहा है, और ये 10 लाख वाला एग्रीमेंट अलग बन रहा है, ठीक है। बी शैल पे, ओके। तो बी ने बोला ठीक है अगर मैं गैम्बलिंग करता हूँ तो 50,000 और दूंगा। बी एग्री टू दिस, एग्री हो गया। हाउएवर आफ्टर ईयर ऑफ सेल, एक साल बाद बी स्टार्टेड गैम्बलिंग बिजनेस। लो, जुआनी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसने उस घर पे जो है जुआ खेलना शुरू कर दिया या जुआ खिलाना शुरू कर दिया। इन दैट हाउस कैन ए क्लेम ₹50,000 फ्रॉम बी? क्या ए बी से अब 50,000 रुपए ले लेगा? आंसर दे दो। आंसर आएगा सर यस सर ले लेगा। नालायक। 24 फिर काय के लिए था? 24 काय के लिए था? 24 इसके लिए थोड़ी ना था कि भाई ले लेगा, नहीं। 24 बोलता है, 24 की वर्डिंग्स दिखाते हैं अपन। चलो वर्डिंग्स देख लेते हैं आगे। 24 की वर्डिंग्स देख लेते हैं, थोड़ी सी इजी हो जाएगी, है ना। देखो अब आपको ना सेक्शन यहाँ पे ऐसे थोड़े टच कराऊंगा ना तो आपको मजा आएगा। एक किधर गया रे बाबा? इधर पे आईसीआई के इंस्टीट्यूट में नहीं है 24 शायद, देख लेता हूँ एक बार फिर भी। इसमें नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी नोट्स में है। चल कोई बात नहीं, मेरी नोट्स में है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्या लिखा है यहाँ पे? एग्रीमेंट्स वाइड इफ कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। ओके, मेरा सेशन आपको देखने के बाद आपको एक बार जरूर फील आ जाए कि हाँ यार एक बार सेक्शन भी पढ़ना चाहिए, राइट। याद करो नहीं करो अलग बात है, बट सेक्शन दिमाग में जो है, राइट, क्या बोला था एक उसकी छवि जरूर रहनी चाहिए। ओके यस, ये देखो क्या लिखा है। इससे जो आपकी क्लैरिटी आएगी ना दोस्तों, वो कहीं से नहीं आ सकती। देखो क्या लिखा है, इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन। तो अगर अब वो आप केस स्टडी पकड़ो, एक कंसिडरेशन क्या था? 10 लाख वाला, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, वहां पे एक ही ऑब्जेक्ट था, सेल करना है, एक ही कंसिडरेशन था 10 लाख। बोले वैलिड था? हाँ साहब वैलिड था, बहुत बढ़िया। दूसरा, एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन, क्या बोलता है? anyone or any part of any one of several consideration for a single object is unlawful। मतलब क्या बोलता है? मेरे केस में तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट है क्या? जल्दी बोलो फटाफट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है क्या? यस मल्टीपल। एक क्या था? लॉफुल ऑब्जेक्ट है, एक जो है वो गैम्बलिंग वाला ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है। अब एक की कंसिडरेशन क्या थी? 10 लाख। तो ये बोलते हैं एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन, 10 लाख का कोई भी पार्ट इनवैलिड था क्या? या अनलॉफुल था क्या? नहीं था। तो वो क्या है साहब? वो क्या है? अनलॉफुल है, लॉफुल है? लॉफुल है, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ते, इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसिडरेशन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट तो था नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट थे, एक सेल वाला था, एक गैम्बलिंग वाला था, है ना। तो गैम्बलिंग वाले का कोई भी पार्ट या सेल वाले का कोई भी पार्ट इलीगल था क्या? अनलॉफुल था? नहीं था। गैम्बलिंग वाले का कोई भी पार्ट लीगल था क्या या लॉफुल था क्या? नहीं, वो पूरा ही अनलॉफुल था, क्योंकि गैम्बलिंग जो है वो डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ है। सेक्शन 23, सेक्शन 23 बोलता है डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। क्योंकि डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ है तो अनलॉफुल हो गया। तो 24 आ गया। अगर अनलॉफुल है तो मैं एग्रीमेंट को वाइड कर दूंगा, मैं एग्रीमेंट को क्या कर दूंगा? वाइड कर दूं। तो यहां पे दोस्तों क्या था समझना, 2 ऑब्जेक्ट थे, एक था सेल वाला, एक था गैम्बलिंग वाला। सेल वाले का पूरा कंसिडरेशन क्या था? वैलिड था, लॉफुल था। और गैम्बलिंग वाले का पूरा कंसिडरेशन क्या था? इनवैलिड था, अनलॉफुल था। बराबर है। सेक्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अगर गैम्बलिंग वाला ऑब्जेक्ट है और मान लो इसका पार्ट कुछ वैलिड होता है और कुछ इनवैलिड होता,
इस केस में क्या होता, इस केस में बोलते हैं पूरा एग्रीमेंट जो है गैम्बलिंग वाला वाइड हो जाता, बट मेरे केस में तो पूरा ही वाइड है, इसलिए वो वाइड ही रहेगा। बट बात ये है, क्या इसके वाइड होने से क्या मेरा वो जो सेल वाला एग्रीमेंट है वो भी वाइड होता है? नहीं, वो नहीं होता दोस्तों, वही यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, उसका सिंगल कंसिडरेशन, तो यहाँ पे सिंगल है नहीं, अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग कंसिडरेशन है। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलता 10,50,000 तो एक कंसिडरेशन होता, और मैं बोलता 10,50,000 में से 50,000 वैलिड है, 50,000 अनलॉफुल है, 10 लाख लॉफुल है, तो इस केस में वो पूरा का पूरा 10,50,000 पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाता, इनवैलिड, अनलॉफुल हो जाता। बट इस केस में क्या था, वो ऑब्जेक्ट अलग था, ये ऑब्जेक्ट अलग है, उसका कंसिडरेशन अलग था, इसका कंसिडरेशन अलग है, उसका कंसिडरेशन अनलॉफुल था, उसका कंसिडरेशन लॉफुल था सेल वाले का, और इसका कंसिडरेशन गैम्बलिंग वाले का अनलॉफुल है। तो ये प्योर पूरा अनलॉफुल वाला जो है पार्ट वो क्या हो जाएगा, वो अनलॉफुल ही रहेगा, एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, और वो क्या है, लॉफुल है, इसलिए एग्रीमेंट जो है वो वैलिड रहेगा। समझ में आया क्या? यस। तो जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा पढ़ने का ना, तो फिर केस स्टडी में आपको मजा आने लगेगा दोस्तों। क्या आने लगेगा? मजा आने लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस यस। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब आप सेक्शन पढ़ा गया ना, तो अब क्लैरिटी देख लेना आप अपनी। वेयर द लीगल एंड इलीगल पार्ट कैन बी सीवियर्ड एंड डिवाइडेड, यहाँ पे दोनों ही अलग है, एंड सेपरेटेड है। लॉफुल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनफोर्सेबल एंड अनलॉफुल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वाइड। मैंने बोला ना, अगर 10,50,000 एक ही कंसिडरेशन होता और उसको आप बोलते कि 10 लाख वाला पार्ट लॉफुल है और 50,000 वाला पार्ट अनलॉफुल है, तो दोनों ही केस में क्या हो जाते हैं, दोनों ही क्या हो जाते हैं, अनलॉफुल हो जाता है। 10,50,000 वाला पूरा का पूरा, 10,50,000 पूरा का पूरा कंसिडरेशन वाइड हो जाता। समझ में आ रहा है? पर चूंकि यहाँ पे दोनों ही सेपरेट थे, आ गया, और उसका कंसिडरेशन भी अलग था, इसका भी कंसिडरेशन अलग था, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट, दो सेपरेट कंसिडरेशन, राइट। तो जो सेपरेट वाला जो लॉफुल है वो क्या हो जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट, और जो सेपरेट वाला अनलॉफुल है वो क्या हो जाएगा, वाइड एग्रीमेंट। दैट इज दिस। हेंस इन द इंस्टेंट केस, तो ये लिखा है, इन द गिवन केस ए सेल द हाउस टू बी इज अ वैलिड ट्रांजैक्शन एज द सेल ऑफ हाउस एंड कंसिडरेशन पेड फॉर द सेम इज 10 lakhs is valid and enforceable. However, the agreement to pay rupees 50,000 for gambling done in the house of illegal and thus void. Hence in the instant case sale of house agreement is valid agreement. ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एंड गैम्बलिंग एग्रीमेंट इज इलीगल एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, है ना, क्योंकि इलीगल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ है, तो क्या हो जाएगा, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसी के साथ हमारा जो है दोस्तों आज का सेशन चैप्टर 3 कंसिडरेशन कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूं आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको लिखने का तरीका भी समझ में आया होगा, थिंकिंग कैसे करनी है ये भी समझ में आया होगा। मैं इसी आशा के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट सेशन पे मैं नेक्स्ट यूनिट दैट इज कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैं कवर करूंगा। तो इसी तरीके से हम रिवाइज भी करते रहेंगे, सेक्शन को भी थोड़ा सा कम समय में जस्ट टच करके आगे निकलते रहेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको बताता रहूंगा, सारी चीजें करवाता रहूंगा। बस आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए दोस्तों। आप जो है अपने जो डाउट है, कंफ्यूजन है ना, वो आप मेरे को मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ 8441986885, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू टिल योर एग्जाम गेट्स ओवर, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए बाय, टेक केयर।